हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो आज पाठशाला में हम लोग न्यूज़ एट 365 साल भर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको चेक करेंगे, और इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है पूरे साल में। देखिए दोस्तों, दरोगा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा कुछ। तो आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इजराइल हमास युद्ध से। तो इस युद्ध में जो घटना है 7 अक्टूबर 2023 को हमास क्या करता है, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के नाम से एक ऑपरेशन शुरू करता है, जिसके तहत हमास पर हमला किया जाता है। हमास इजराइल पर हमला करता है। किस ऑपरेशन के नाम से? तो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के नाम से हमास वह इजराइल पर हमला कर देता है। ऑपरेशन आयरन सोर्स, ठीक है। इस जवाबी हमले में एक इजराइल जवाबी हमला करता है हमास पर, और इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन आयरन स्वेट्स। तो ऑपरेशन आयरन स्वेट्स के तहत इजराइल जवाबी हमला करता है किस पर? हमास पर। तो 7 अक्टूबर को पहले हमास क्या करता है, इजराइल पर हमला करता है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। और फिर उसके बाद इजराइल जवाबी हमला करता है ऑपरेशन आयरन स्वेट्स। भारत इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन करता है, और उस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन अजय। भारत इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाता है? तो ऑपरेशन अजय चलाता है। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन राजा, ठीक है, अहमद यासीन द्वारा किया जाता है। ये जो हमास है ये एक इस्लामिक संगठन है, और इसका जो स्थापित करता है वो है अहमद यासीन राजा। और कहाँ करता है? ये गाज़ा में करता है, ठीक है। तो ये गाज़ा में वो करता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़ा, ठीक है। अरब इजराइल युद्ध हुआ, जैसे अरब इजराइल युद्ध हुआ 1948 में। सुएज नहर पर संकट हुआ था, उस समय हुआ था 1956 में। 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, वो 1967 में हुआ था। 6 डे युद्ध कहा जाता है इसको। उसके बाद ओस्लो समझौता हुआ 1993 में, जिसमें 2 राज्य का समाधान का कार्यान्वयन हुआ, कि दोनों अलग अलग क्या हो जाए, राज्य हो जाए। अब्राहम समझौता हुआ, वो 2020 में हुआ, और यह इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच शांति समझौता हुआ। इसमें कहा गया था कि जितने भी अब्राहम धर्म है वो एक साथ आएंगे। तो इजराइल, यूएई और बहरीन साथ में आकर के शांति समझौता किया था। अगला देखते हैं। अगला है कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में पारित किया गया संसद के द्वारा। और कब पारित किया? तो 12 दिसंबर 1996 को उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं किया गया था, ठीक है। 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले के वन वह उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं किया गया था। इस अधिनियम के तहत कुछ छूट दिया गया, और वो छूट क्या था कि रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि लगाया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि पर गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य से लगाया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित करने वाले जिलों में सार्वजनिक प्रतियोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक भूमि प्रस्तावित किया गया है। यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित करता है, ठीक है। तो ये अधिनियम इस बार पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधन करके वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। इसके बाद आते हैं भारतीय अंतरिक्ष नीति पे। 2023 पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना। भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाइयां हैं, ठीक है। इस नीति के तहत 4 विशिष्ट इकाइयां बनाया गया, जिसमें इसरो को रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करेगा। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है। सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। इस सिंगल विंडो के रूप में मतलब हो गया कि ये स्वतंत्र रूप से निर्णय ले लेगा, इसमें हर चीज़ के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए सिंगल विंडो सिस्टम कहा गया। इसके बाद तीसरा इसमें लागू किया गया वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। इसमें क्या किया जाएगा? तो इसको प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करेगा। ये उसको कॉमर्शलाइज करने का कोशिश करेगा कि किस तरीके से कॉमर्शलाइज किया जाए प्रौद्योगिकियों को। चौथा क्या किया जाएगा? अंतरिक्ष विभाग बनाया गया है, जिसमें से नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा।
ठीक है। तो ये 4 जो है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत किया गया है, और इसके तहत जो है इस तरह से 4 इकाई बनाया गया, 4 यूनिट, जिसमें से एक जो है रिसर्च करेगा। इसरो का काम होगा रिसर्च करना, इन स्पेस का काम होगा सभी अंतरिक्ष गतिविधियों प्राधिकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो है इन स्पेस कार्य करेगा, सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। और सी में जो है तीसरा जो है रहेगा वो है न्यू एन स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। ये क्या करेगा, इसको कॉमर्शलाइज करेगा, उसको किस तरीके से मार्केटिंग किया जाए, किस तरीके से उसको बेचा जाए, वो काम करेगा वो। और अंतरिक्ष विभाग जो है क्या करेगा, उसको नीति को लागू करेगा और सुरक्षित और टिकाऊ संचालन के लिए जो है पूरा रोड मैप तैयार करेगा। भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट जो है कब लागू किया गया था, वर्ष 2022 में विक्रम के नाम से लागू किया गया था। ठीक है, और जिसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था, इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा जो है विकसित किया गया था। विक्रम लैंडर नहीं, विक्रम रॉकेट को पहला जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा जो है वो विकसित किया गया था भारत में निजी तौर पे। अब आते हैं कि एक जो है सबसे चर्चा का जो विषय रहा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो है भारत कनाडा का संबंध। तो इसमें क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, जरा हम लोग देख लेते हैं कि कनाडाई PM ने जो है भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, खालिस्तानी नेता एक हरदीप सिंह निज्जर, उसकी जो है हत्या में शामिल होने का क्या आरोप लगाया। फाइव आइज इंटेलिजेंस जो है वो अलायंस US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ है। फाइव आइज, ठीक है, 5 कंट्री उसमें मिला हुआ है। कौन कौन, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जो है उसी के द्वारा जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके द्वारा जो है साझा किया गया कि खुफिया जानकारी पर यह आरोप लगाया गया। ठीक है, तो फाइव आइज जो है इंटेलिजेंस अलायंस है किन के बीच, तो US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच, और उन्हीं के द्वारा जो है यह जानकारी दी गई। वित्त वर्ष 2022-23 में $8.16 बिलियन, ठीक है, में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कनाडा जो है भारत का 35वां बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कब तक, तो वित्त वर्ष 22-23 तक। ठीक है, कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसमें से जो है कनाडा का जो पैसा भारत में है वो 18वां पोजीशन पे है। अब जरा इसके बैक में भारत कनाडा का जो राजनयिक पॉलिटिकल संबंध है वह 1947 में अस्तित्व में आया था, जब आज़ादी के हुआ उसके बाद, हमारे देश की आज़ादी के बाद। 1985 में टोरंटो से लंदन जारी एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों जो कनाडा में स्थित था ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। एक घटना पहले भी हो चुकी थी भारत के खिलाफ। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता हुआ था और 2015 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और कनाडा के द्वारा। ठीक है, अब जाति आधारित गणना देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिपोर्ट दी गई है। तो बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की है। 2 अक्टूबर 2023 को जो है वह बिहार सरकार जो है जाति आधारित गणना रिपोर्ट जो है जारी किया है। इस गणना के अनुसार क्या किया गया है कि भारत में टोटल जो जनसंख्या है वो कितना है, 13.7 करोड़ 07 करोड़ 13.07 करोड़ जनसंख्या बिहार की है। इसमें से जाति आधारित जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें EBC है कितना, 36.01%। पिछड़ा वर्ग यानी कि BC है 27.15%। अनुसूचित जाति है 19.65% और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST है 1.68%। सामान्य वर्ग है जनरल है 15.52% है बिहार में। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़कर 65% कर दिया है। ठीक है, और जिसे राज्य में कुल आरक्षण जो है 75% का हो गया है। तो जाति आधारित कितना हो गया, 65%, और 10% EWS का तो कितना 75% अब आरक्षण हो गया है। बिहार सरकार ने क्या किया है कि यह पूर्ण पैमाने की जनगणना नहीं है, कहा है यह एक सामाजिक सर्वेक्षण है। कहा कि यह जनगणना नहीं, यह क्या है, सर्वे है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। ठीक है, जनगणना क्या है, संघ का विषय है, और ये अनुच्छेद 246 के तहत दिया गया है, अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार को कि हर 10 साल पे या समय समय पर जनगणना कराए। अनुच्छेद 246, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 246 और जनगणना किसका विषय है, तो ये एक संघ का विषय है, केंद्र सरकार का, यूनियन का सब्जेक्ट है। अब जरा जाति जनगणना का पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो आखिरी बार जो है SECC के रूप में जाति जनगणना हुआ था वो 1931 में हुआ था। मंडल आयोग का रिपोर्ट भी जो है वह इसी जनगणना पर आधारित था। 1931 में जो जनगणना हुई थी जाति की, उसी पर आधारित। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। ठीक है, दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसको मंडल आयोग कहा जाता है, 1979 में गठित किया गया था और 1980 में प्रतिवेदन समर्पित और 1990 में इसे लागू किया गया था, ने अनुमान लगाया था कि OBC की आबादी कितनी है,
52% है टोटल। तो ये केंद्र सरकार की थी, मंडल आयोग की। अब जरा देखते हैं हम लोग डीप ओशन मिशन। ठीक है, तो डीप ओशन मिशन में क्या है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, जिसको MOES कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि एक महत्वाकांक्षी पहल है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान जो है मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत इसको कितना किया गया है, तो 4077 करोड़ रुपये से खर्च करने का अनुमानित है 5 वर्ष में। इसका उद्देश्य क्या होगा इस डीप ओशन मिशन से, तो हिंद महासागर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल निकालना। ठीक है, एक ये काम होगा कि पॉलीमेटेलिक जो है नोड्यूल निकालना, और मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000, जिसमें मानव युक्त पनडुब्बी वाहन जो है में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगा। ठीक है, इस पनडुब्बी का नाम है ये मत्स्य 100, जो क्या है मानव युक्त पनडुब्बी है, और इसको 6000 की मीटर तक की गहराई तक भेजा जाएगा 3 व्यक्तियों को। गहरे समुद्र में वनस्पतियों और जीवों की जैव पूर्वेक्षण किया जाएगा। अब तटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइन की जाएगी। अब तटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइन की जाएगी। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास किया जाएगा। तो डीप ओशन मिशन की ये विशेषता है, उद्देश्य है। ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति देखते हैं क्या है। देश की सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा का रणनीति है ये। देश की सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा की रणनीति है। हुडा समिति की सिफारिश पर इसे गठित किया गया है। किसकी, तो पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की। इसका उद्देश्य क्या है, तो सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 26 तक का मुकाबला करेगा। ठीक है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो भारत की जो है पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार की गई है। एक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसमें देखते हैं हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या है। यह जो है 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, जिसमें महिला आरक्षण बिल जो है पास किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम दिया गया 2023। विधेयक का उद्देश्य क्या था, यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। ठीक है, यह मौजूदा SC और ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आधारित की जाएगी। चक्रानुक्रम आधार पर आधारित करने का मतलब हो गया कि 33% सीटें एक ही निर्वाचन क्षेत्र से हमेशा नहीं रहेगा। निर्वाचन क्षेत्र जो है हर साल बदलते रहेगी, लेकिन महिला उम्मीदवार 33% आएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा जो निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। 15 वर्षों के लिए यह आरक्षण लाया गया है, और 15 वर्षों के बाद जो है इसमें सुधार किया जाएगा या क्या करना है, ऐसा संसद जो है विधि बना सकता है, कानून बना सकती है। अब देखिए इसमें क्या क्या जो है वो जोड़ा गया है। वो है अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A को जोड़ा गया है इस अधिनियम में। अनुच्छेद 170 का क्लॉज 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा परिसीमन के लिए कि कहाँ कहाँ क्या करना है। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया, 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया, और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। तो ये सिर्फ विरोध के लिए किया गया। ठीक है, राज्यसभा में जो है सर्वसम्मति से यह बिल जो है पास हो गया, और लोकसभा में 2 सांसद जो है इसका विरोध किया गया। अब देखिए कि आदर्श वाक्य क्या है। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, G20 दिल्ली की समिट हुई थी, उसका घोषणा क्या था, तो इसमें जो आदर्श वाक्य था वो था वसुधैव कुटुंबकम, और इसका मतलब है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक ही भविष्य होगा सबका। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोडमैप बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण किया जाएगा। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक लाया जाएगा, यानी कि विस्तार किया जाएगा।
G20 में पहली बार UNGA 75 और UNSC सुधार पर समझौता किया जाएगा, 75 पर समझौता किया जाएगा। अफ्रीकी संघ को जो है इस बार शामिल किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकी संघ को जो है शामिल किया गया है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाया जाएगा। ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ISA के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुआ था। ठीक है, 1999 में जो है वित्तीय संकट आया था, उसके बाद जो है G20 की स्थापना किया गया था। अब देखिए अगला जो है हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत और मध्य पूर्व यूरोप का जो है आर्थिक गलियारा क्या था, तो IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी का हिस्सा है। ठीक है, IMEC जो है वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, साझेदारी का हिस्सा है। IMEC में रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है, जिसमें 2 कॉरिडोर होगा, एक पूर्वी गलियारा, एक उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा को जो है भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ा जाएगा और उत्तरी गलियारा जो है वो गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा, गल्फ कंट्री को जो है वो यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल है। क्या क्या इसमें काम किया जाएगा, तो बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है कि एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना। ठीक है, ताकि व्यापार जो है वो निर्बाध रूप से चलता रहे। व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण किया जाएगा। क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। ठीक है, जो रीजनल आपूर्ति सप्लाई लाइन है उसको जो है क्या करना है, सिक्योर करना है, सुरक्षित करना है। भारत ग्लोबल साउथ और FIPSC 17 नवंबर 2023 को जो है भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की थी। इसमें 125 देशों ने क्या किया था, भाग ले लिया था। थीम क्या था ग्लोबल साउथ का, तो ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ। क्या था, ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ, एवरीवन्स ट्रस्ट। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल साउथ में साउथ का ही होगा। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रांट लाइन द्वारा क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। किसके लाइन द्वारा, ब्रांट लाइन द्वारा। वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में कार्ल ओग्लेसबी द्वारा गढ़ा गया था, दिया गया था। ठीक है, कार्ल ओग्लेसबी कब दिया था ये, तो 1969 में दिया था। इसमें देखिए भारत प्रशांत द्वीप मंच और का जो है तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया। ठीक है, उसमें क्या क्या किया गया, तो भारत और पापुआ न्यू गिनी द्वारा यह अध्यक्षता सह अध्यक्षता किया गया। भारत और पापुआ न्यू गिनी साथ में विकास के लिए 12 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया गया। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत द्वारा सामोआ को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो ऋण दिया गया। किसको, सामोआ को। कितना ऋण दिया गया, तो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया गया है इसी परियोजना के तहत। कौन सी परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना के तहत। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तो किसमें, एक जो चला इस साल वो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। ठीक है, NLP 2022 वो पारित किया गया। ये 22 में ही लाया गया था विधेयक, लेकिन अब पारित किया गया। तो हाल ही में भारत ने जो है NLP का 1 वर्ष पूरा किया है। NLP का उद्देश्य क्या है, तो लॉजिस्टिक की लागत कम करना और 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क तक पहुंचना। 2030 तक जो है शेष 25 देशों में आना है। ठीक है, लॉजिस्टिक में कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना है। भौतिक संपत्तियों के गोदामों को मानकीकृत करने का लक्ष्य है कि क्या है, सभी लॉजिस्टिक की गिनती निगरानी के लिए जो है सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। ठीक है, सभी लॉजिस्टिक निगरानी के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का गठन किया गया। डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाया गया। NLP को CLP यानी कि व्यापक लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें 8 कार्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, वर्तमान में भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर है।
वर्तमान में भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो है वो 38वें स्थान पर है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू किया गया था, जो 17 सितंबर 2000 को पीएम विश्वकर्मा जयंती के 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री ने जो है पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना क्या किया गया, शुरू किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नोडल एजेंसी, मतलब एमएसएमई का जो नोडल एजेंसी है, ठीक है, उसका एमएसएमई का जो नोडल एजेंसी है वो उद्यम मंत्रालय है, इंडस्ट्री, और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की क्या है, परियोजना है। इसकी जो अवधि है वो है वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर के 27-28 तक। अब तक जो है प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ है। इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र क्या है, शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड बनवाया जाएगा, कौशल का उन्नयन किया जाएगा, टूल किट को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऋण सहायता दिया जाएगा, रोजगार करने के लिए डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और विपणन में समर्थन किया जाएगा, रेगुलेशन में समर्थन किया जाएगा। इसमें पात्रता कौन होगा, कौन कौन इसमें लाभ ले सकता है, तो न्यूनतम 18 वर्ष आयु कम से कम होना चाहिए। लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा, परिवार के किसी एक सदस्य को द्वारा से दिया जाएगा। हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर या शिल्पकार, ठीक है। अब सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा 1958, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब इसमें क्या है कि यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के आसान क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ क्या करता है, देता है, ठीक है, अफस्पा। इसका प्रावधान में है, इसमें क्या क्या शक्ति दी गई है, तो बिना वारंट के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करना, कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या बल प्रयोग करना, किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट कर दे जिसमें हथियारों के भंडार का आश्रय होने का संदेह हो, जहां से हमले किए जाने की संभावना हो। साक्ष्य के बिना वारंट के, ठीक है, साक्ष्य के लिए जो है बिना वारंट के तलाशी ले सकता है। इसमें अफस्पा अभियोजन या कार्यवाही पर रोक लगाता है, अभियोजन या कार्यवाही पर रोक लगाता है। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई कार्रवाई के लिए कर्मियों के खिलाफ केंद्र की मंजूरी को छोड़कर, ठीक है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की सकती है किसी भी ऑफिसर पर। इसकी सिफारिश क्या क्या कहाँ कहाँ किया गया, तो न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी, और द्वितीय एआरसी की 5वीं रिपोर्ट ने जो है इसे निरस्त करने की, सेकेंड एआरसी की 5वीं रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट जो है इसे निरस्त करने की सिफारिश किया था, ठीक है। एआरसी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। ये थीम है इसका स्वच्छ जलवायु के लिए एक साथ आना। उद्देश्य जो है इसका क्या है, उद्देश्य है इसका समाज के लिए सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सूचित करना, एनसीपी, ठीक है, एनसीएपी सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ, तो 131 शहरों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला पोजीशन जो है वह फर्स्ट जो है वह इंदौर को मिला है, और कितना क्षेत्रफल, तो मिलियन प्लस है। सेकंड जो है वो अमरावती 3 से 10 लाख, और परमाणु वो 3 लाख से भी कम, ठीक है। और मूल्यांकन के लिए क्या किया गया, कुछ मानदंड किया गया, जिसमें वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जलाना आदि, ये सब जो है वायु प्रदूषण के लिए जो है क्या किया गया, तो स्टैंडर्ड मेजर किया गया कि इन सब को आधार पर जो है वह मापा जाएगा। अब देखिए एक अधिनियम जो इसमें लाया गया है वो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। इसकी मेन बात हम लोग देख लेते हैं कि इसको क्या, भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और भारत के बाहर भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण लागू होगा, ठीक है। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। भारतीय डेटा को व्यक्तिगत सहमति पर केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है, लेकिन वैध उपयोग के लिए छूट दी गई है।
अधिनियम व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने और शिकायत निवारण का अधिकार सहित कुछ अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, कुछ जानकारी प्राप्त करने, सुधार करने, मिटाने और शिकायत निवारण का अधिकार जो है सहित कुछ अधिकार प्रदान करता है। डेटा सुरक्षा के लिए 7 सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें से पहला है, कह रहा है कि केएस पुट्टास्वामी केस 2017, सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, पुट्टास्वामी केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि निजता, प्राइवेट जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वह मौलिक अधिकार है। न्यायपूर्ण न्यायमूर्ति जो है श्री कृष्ण समिति ने इस अधिनियम का प्रारंभिक मसौदा जो है वह प्रस्तावित किया। अब इसमें देखिए कि कोई बहुत सारे कानून में सुधार किया गया, जिसमें से कुछ कानून है, कह रहा विभिन्न कानून में सुधार। तो वो है, पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो आईपीसी था, इंडियन पैनल कोड में जो है, या भारतीय दंड संहिता था, उसको न्याय संहिता कहा गया है अब सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को कोड को। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, भारतीय दंड संहिता 1860 का जो इसमें है स्थान लेगा, ये इसको संशोधित करके भारतीय न्याय संहिता 2023 बनेगा। राजद्रोह, आतंकवाद और संगठित अपराध की नई परिभाषा इसमें क्या बनाया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए जो है अलग से दंड निर्दिष्ट किया गया है इसमें। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा, इससे पहले यह उम्र जो है 12 वर्ष था। ठीक है, 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं से रेप होने पर उसको दंड मौत की सजा मिलती थी। अब जो है इस कानून में सुधार किया गया और इसका जो है एज कर दिया गया, वो 18 साल कर दिया गया है। शादी के झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने पर इसका जो है दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब शादी के झूठे वादा दे करके जो है यौन संबंध बनाना जो है वह दंड के अधिकार में आता है, दंड का प्रावधान इसमें किया गया है इसके लिए। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, इसमें संशोधन किया गया है। इसमें क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इसमें क्या कोड है, इसमें 1973 का ये क्या करेगा, स्थान लेगा। ठीक है, इसको कहा गया, नया नाम दिया गया है सीआरपीसी का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, कम से कम 7 साल की सजा के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य होगा। ठीक है, यदि किसी क्राइम में कम से कम 7 साल की सजा है तो उसके लिए फोरेंसिक जांच जो है उसमें अनिवार्य होगा, कराना ही कराना होगा सबूतों का। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय किया जाएगा इसमें। ठीक है, घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमे का संचालन और निर्णय की घोषणा किया जाएगा। अपराधी इसमें नहीं भी होगा तो मुकदमा का संचालन और निर्णय किया जाएगा इसमें। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएगी। ठीक है, कम से कम जो है एक सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर आरोपी की मेडिकल जांच होगी। कोई भी एक सब इंस्पेक्टर यदि कह देता है तो उसमें आरोपी की मेडिकल जांच होना है। सीआरपीसी पहली बार 1882 में अधिनियमित हुआ था, बाद में 1898 में, 1927, 1955 और सीआरपीसी 1973 में संशोधन किया गया। ठीक है, तीसरा जो कानून में सुधार हुआ है वो है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले भी नाम था इसका, वो 1872 का स्थान लेगा। जो 1872 का कानून है उसको बदला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव जो है कागजी रिकॉर्ड के समान माना जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को भी जो है वह कानूनी रिकॉर्ड माना जाएगा जितना कागज़ का होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी जानकारी को क्या माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, एक ही अपराध के लिए जो है एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान किया गया है इसमें। तो अब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त ईसी की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय अवधि विधेयक। देखिए, तो इस विधेयक को जो है 2023 में लागू किया गया था और पारित किया गया है, और इस विधेयक के तहत जो प्रावधान है वो क्या क्या है उसको देखते हैं। कह रहे चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। ठीक है, ये अधिनियम जो नया लाया गया है वह चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह लेगा। सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी यानी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चयन समिति, तो उस चयन समिति में कौन कौन होगा, तो जैसे प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ठीक है, की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो समिति में जो है कौन कौन रहेगा, वो रहेगा प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता
और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति के नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। ठीक है, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली जो है एक खोज समिति बनेगा, उससे पहले क्या करेगा, उसको जो है चयन समिति के नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगा। ठीक है, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करेगा कि पहले ही एक कमेटी बना करके उसको जो है कुछ नाम जो है चुन के रख लेगा और उन नामों का एक पैनल लिस्ट तैयार करेगा और वो लिस्ट जो है जो चयन समिति है जिसमें कि प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक और कैबिनेट मंत्री होगा, उसको जो है भेज दिया जाएगा और वो समिति क्या करेगा, उसमें से एक नाम को चुन करके वो जो है राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन किया जाएगा, कर देगी। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन जो है का वेतन और सेवा शर्त, ठीक है, कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। अब पहले किसके बराबर था? पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर था, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर था। अब जो है वो कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। इससे पहले अनूप वर्माल बनाम UOI, ठीक है, मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन और मुख्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ठीक है, तो पहले की कमेटी में भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होता था, अब जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा करके किसको दे दिया गया है? तो कैबिनेट मंत्री को दे दिया गया है। कंपनी की, अब देखिए कंपनी की श्रेणियां क्या क्या होगी। ठीक है, अब ये जो एक्ट है कंपनी की कैटेगरी में, कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियां केंद्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्यम है। ठीक है, केंद्रीय, सेंट्रल, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्यम है, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न 3 कैटेगरी बनाई जाएगी। 13 महारत्न कंपनी है। ठीक है, 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नवंबर 2023 तक भारत में 16 नवरत्न कंपनियां थी और 16वीं नवरत्न रिट्स लिमिटेड है, RITS रिट्स, 16 नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न के मानदंड कौन है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होगा कम से कम, पहले नवरत्न बनना पड़ेगा फिर महारत्न बनता है, और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए। ठीक है, अनसेक्ट पर 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर जो है कम से कम 25,000 करोड़ होना चाहिए। 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ होना चाहिए। 3 साल के लिए जो है औसत वार्षिक नेटवर्थ जो है निवल यानी कि नेट मूल्य जो है 15,000 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ 3 साल के लिए। कर देने के पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वह 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कर के पश्चात, टैक्सेशन के बाद जो है वह 5,000 करोड़ जो है वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड में उसका महत्व होना चाहिए। नवरत्न की कसौटी क्या है? तो एक तो वह मिनी रत्न 1 अनुसूची A का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, मिनी रत्न में अनुसूची A का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट होनी चाहिए। 6 प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 6 प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर होना चाहिए। स्टेट ऑफ इंडियाज वुड्स रिपोर्ट 2023। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियाज वुड्स रिपोर्ट, बर्ड्स रिपोर्ट 2023। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान WII और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। ठीक है, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष जो है वो है पक्षी प्रजातियों की समृद्धि कम हो गई है। ठीक है, पक्षी प्रजातियां जो है कम हो रही है धीरे धीरे। लंबी दूरी के प्रवासों में 50% से अधिक की गिरावट आई है। लुप्तप्राय जो है वो बहुत सारे, जैसे इंडियन स्कीमर, ब्लैक वेलिड टर्न, ये सब क्या है? लुप्तप्राय प्राणी हो गए हैं। गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो है वह ग्रेट इंडिया बस्टर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन है और बेयर पोचार्ड, ये सब गंभीर रूप से जो है वो लुप्तप्राय है। भारतीय मोर, एशियाई कोयल, रॉक कबूतर आदि प्रजातियां में वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं हम लोग, अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023। ठीक है, अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फेडरेशन फाउंडेशन अधिनियम 2023 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, और इसमें क्या गया है कि यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को क्या करेगा? निरस्त करेगा और उसका जगह लेगा।
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड होगा। ठीक है, ये गवर्निंग बोर्ड होगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेंगे। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। ठीक है, कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे और यह निकाय कार्यान्वयन का कार्य करेगा। NRF के कार्य अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए देश का सर्वोच्च निकाय है। ये अनुसंधान और विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना होगा। अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अनुदान प्रदान करना होगा। राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों और खर्च का वार्षिक सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों और खर्च का वार्षिक सर्वेक्षण होगा, किया जाएगा, इसके द्वारा ये कार्य करेगा। राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित क्या करेगा, अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अनुदान प्रदान करेगा। अनुसंधान और विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करेगा। ठीक है, यानी कि रणनीति बनाना होगा जिसमें से शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और मीडियम टाइम तीनों तरह का रणनीति बनाना होगा कि किस तरह से कार्य करना चाहिए अनुसंधान और वैज्ञानिक इनोवेशन पे। इंडिया स्टैक, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अब देखिए, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, API का एक सेट है जो सरकारों, स्टार्टअप व्यवसायों और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी, एक यूनिक डिजिटल जो है फाउंडेशन के ढांचा का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है देता है। ठीक है, कह रहा है कि आप उपयोग करिए, उसमें जो है कोई भी स्टार्टअप करने वाला है, व्यवसाय करने वाला है या डेवलपर्स है, वो इंडिया स्टैक के वेबसाइट को यूज़ कर सकता है, वहाँ पे जाकर के उसको फाउंडेशन दे सकता है। ठीक है, देगा वो। इसमें जो है 3 लेयर होगा और 3 लेयर क्या क्या होगा, जैसे पहचान का पहले आइडेंटिफाई करेगा, अद्वितीय ID प्रदान करता है। ठीक है, उसमें जो है जैसे कि उदाहरण के लिए आधार, हस्ताक्षर, इस सब से आपको एक यूनिक ID बनाया जाएगा आपका। और उसके बाद जो है पेमेंट होगा, भुगतान वाला प्राप्त होगा, तो इसमें भुगतान की अनुमति देना होगा, आपको एलो करना होगा। और जैसे UPI, आधार, सक्षम भुगतान सेवा, जो भी भुगतान का आधार होगा आपको वो देना होगा। उसके बाद डेटा होगा, डेटा लेयर में क्या होगा कि डेटा को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देना होगा। और उदाहरण के जैसे डिजीलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर, ये सब पे जो है डेटा जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंडिया स्टैक के प्रमुख घटक जो है वो है आधार, KYC, डिजीलॉकर, UPI, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT आदि, ये सब होगा। फायदे इसके क्या क्या है, जैसे वित्तीय समावेशन, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेशन, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण, आपको जो है पूरा फॉर्मल रूप से इकोनॉमी किया जाएगा, उसका सिस्टम तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी की जाएगी इससे। ठीक है, तो इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा सरकार को। अब समान नागरिक संहिता जो है, ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है। तो इस पर हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या क्या इसकी चर्चा रही है, चर्चा में कौन सी कैसी कैसी खबरें रही हैं, इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। जैसे हाल ही में जो है 22वें विधि आयोग जो है, ठीक है, समान नागरिक संहिता पर जो है सुझाव मांगा है। UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC जो है विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। ठीक है ना। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में UCC का पालन करने वाला गोवा भारत का एकमात्र जो है वो राज्य है। गोवा में जो है UCC लागू है। ठीक है, जो पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में जो है लागू है, तो वहाँ पे जो है UCC लागू है, गोवा। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 का तहत जो है वह संवैधानिक अधिकार पाती है। DPSP में दिया गया अनुच्छेद 44 में जो है UCC, तो यहीं से प्रश्न पूछ सकता है कि UCC का संविधान में कहाँ है, तो संविधान में अनुच्छेद 44 में जो है UCC का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या कहा गया कि राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने चाहिए। लेक्स लो की रिपोर्ट 1840, ठीक है, में सिफारिश की गई कि मुसलमानों और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बड़ा विरोधाभास था। उसमें कहा गया कि मुसलमानों और हिंदुओं का जो पर्सनल कानून है, पर्सनल लॉ है, उसको जो है संहिताबद्ध कोडिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए। BN राव समिति जो है एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश करता है। ठीक है, इसका ठीक उलट BN राव समिति कहता है कि एक संहिताबद्ध हिंदू कानून हो।